पश्चिम बंगाल में जितना भ्रष्टाचारी नेता थे उनको अपने पार्टी में मिला लिए, पार्टी में ही नहीं मिलाए, उनको मंत्री पद भी नवाजे, उनको उप मुख्यमंत्री पद भी दिया जा रहा। तो ये कैसी नैतिकता है? मोदी जी की पोल खुल चुकी है। मोदी जी जो ईमानदारी की बात करते थे, हम लोग ईमानदार समझते थे कि मोदी जी ईमानदार हैं, लेकिन मोदी जी इस समय सबसे बड़े बेईमान घोषित हो रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों को अपने हाथ, तो भ्रष्टाचारियों का आप मसीहा हुए। सभी भ्रष्टाचारियों जो आपके पास आ जा रहा है उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जा रहा है। कौन सा गंगा जल आप रखे हैं कि उसमें धुल जा रहे हैं वो लोग? कौन सी मशीन लाए हैं, कौन सी वॉशिंग जो पाउडर ले आए हैं कि उससे वो लोग एकदम साफ सुथरे हो जा रहे हैं? तो अगर अखिलेश जी भ्रष्टाचार में लिप्त थे या मायावती जी भ्रष्टाचार में लिप्त थी तो इनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं की, इनको जेल क्यों नहीं भेजे? अगर नहीं भेजे तो इसके मतलब आप गलत थे, आप झूठा आरोप लगाए थे, और अगर गलत थे तो आप भेजे क्यों नहीं, और नहीं भेजे तो ये लोग साफ सुथरे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जात पात छोड़कर, यादव, पंडित, ठाकुर, मुसलमान छोड़कर सब पे जितने भी गुंडे अपराधी जगत के हैं और जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर वो बनाया है, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, तब जनता जो है थोड़ा राहत की सांस लेगी। तो सारी चीज़ें तो प्राइवेट में अगर आप बेच रहे हैं तो एक तरफ गुलामी की तरफ देश को ले जा रहे हैं। कुछ चंद लोग अमीर रहेंगे जो हमें हाँकेंगे, जैसे जानवरों को एक चरवाहा हाँकता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी बनाने जा रहे हैं। यानी देश को, जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं कि जो हम कहेंगे, चूंकि प्राइवेट में आप रहेंगे, कल एक प्राइवेट कंपनी वाला आपको कह देगा कल से आना नहीं, तो आप नहीं जाएंगे वहाँ। सरकारी में तो आप जाकर मुकदमा लड़ते हैं, फिर आते हैं, बहाल होते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ ये नहीं है। तो आपको तो बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही, प्रयास किया जा रहा है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसके खिलाफ आपकी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसके पीछे रीजन क्या है? मोदी जी कह रहे हैं इससे तो बड़ा विकास होगा। अडानी जी को, जो उनके मेन कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, उनको 6 एयरपोर्ट दे दिया गया, कानून में ट्रांसफॉर्मेशन करके बदलाव करके दे दिया गया, तो वो कह रहे हैं इससे विकास होगा। कैसे आप कह रहे हैं कि इससे कुछ चंद हाथों में पूरी ताकतें आ जाएंगी? आप बता रहे हैं कि उनके चंद मित्र हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, अन्य जो भी हैं, समझे आप, या जो है अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। तो ये सब चीज़ें जब चंद लोगों के पास आएगी, कैसे हम कह रहे हैं जनता कह रही, हम कौन होते हैं कहने वाले? जनता देख रही है, जनता ये एहसास कर रही, केवल हमारे कहने से नहीं होगा, जनता भी देख रही है कि करोड़ों अरबों रुपया कहाँ जा रहा है। अगर आप जो बताते हैं ना कि 135 और 40 करोड़ जनता का मैं अभिभावक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, प्रधान चौकीदार हूँ, तब कैसे ये उधर जा रहा है? ये जनता का धन जनता की तरफ आना चाहिए ना। तो कहाँ जा रहा है? आप चंद दोस्तों के लिए आप कर रहे हैं, तो गलत है कि नहीं है? आप बताइए। आपके चैनल वाले तो गुमराह करते हैं, जितने चैनल वाले हैं वो गुमराह करते हैं, जनता के बीच में सही बात तो उठाते नहीं। आखिर ये जा कहाँ रहा? अगर जनता का पैसा है तो जनता के पास जाना चाहिए, लेकिन जनता के पास आ नहीं रहा। जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी की शिकार होती जा रही है। अभी आप कह रहे हैं राशन दे रहे थे, राशन कौन लेने जाता है? 2 दिन, एक दिन अंगूठा लगाने जाएगा, दूसरे दिन राशन लेने जाएगा। जो गरीबी, बेबसी, लाचारी का शिकार होगा लेने जाएगा, नहीं तो क्या जरूरत थी? आप कहते हैं देश बहुत आगे जा रहा। अगर देश आगे जाता तो 80 करोड़ जनता लाइन लगा के राशन न लेती 5 किलो और 10 किलो अनाज। क्या जरूरत है? अगर आपका देश जो अब विश्वगुरु होने जा रहा, किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये 10-5 किलो के लिए 80 करोड़ जनता, यानी आधे से ज्यादा जो है जनता आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही, भुखमरी में जी रही, तब तो राशन लेने जा रही है। 5 किलो 10 किलो 2 दिन लाइन लगाती है, और 2 दिन की मजदूरी है, समझ जाइए 300 अगर मजदूरी तो 600 रुपया उसका गायब हुआ। और उसके बाद अंगूठा लगाइए और रजिस्टर्ड गरीब बना रहे हैं। रजिस्टर्ड गरीब, उसमें रजिस्टर में नाम नोट होता है बाकायदे, इतना ये लिए, तो रजिस्टर्ड गरीब बनाया जा रहा है। आप बताइए, उसके बाद देश बहुत आगे है। आप मुद्दे पाइए, इधर उधर भटकाने की कोशिश न करिए। मैं भटकाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आपकी बातों से जो निष्कर्ष निकल रहा कि ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट गरीबों की अवहेलना कर रही है, रजिस्टर्ड गरीब बना रही है, एकदम पेनीलेस बना रही है लोगों को। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी कभी कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे। गांव वालों से पूछ लीजिए, आप जमीनी हकीकत जानने के लिए आए हैं, जाके गांव में पूछ लीजिए, गद्दोपुर, पलथी, भेड़िया, अंबारी में, कि कौन सा गरीब चप्पल पहन के हवाई जहाज से गया है। आप यहाँ पूरा दीदारगंज क्षेत्र में पूछाइए कि कौन सा गरीब हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज से गया है। 9 साल बीत गए हैं, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया, कोई कहने नहीं आया कि हाँ हम जो है हवाई जहाज से गए हैं।
तो ये क्या तमाशा है? ये जनता को गुमराह करना है। मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। वो अपनी बाड़ी को बेच रहे हैं। ये कला उनके अंदर है, इसलिए सारे लोग बौने दिखाई दे रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा, ये मणिपुर पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये मणिपुर विषय पे आपको मालूमात होगी, मुझे उम्मीद है। तो मणिपुर पे जिस तरीके से वीडियो, नग्न वीडियो आए, और मणिपुर पे पिछले 77-78 दिनों से नरेंद्र मोदी शांत हैं, कुछ कोई भी मौन है, कोई भी बात नहीं निकाल रहे, इस पे क्या रीजन है? और आपको क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीति साइलेंट होकर की जा रही है? देखिए, नैतिकता के आधार पे वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो राज्यपाल महोदय को वहाँ सिफारिश करना चाहिए था, राष्ट्रपति के यहाँ गृह मंत्रालय को सिफारिश करना चाहिए था कि सरकार बर्खास्त की जाए, और नरेंद्र मोदी जी को भी ध्यान देना चाहिए था कि तत्काल सरकार बर्खास्त करते, लेकिन ऐसा नहीं की। एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कहते हैं ना, वो नारा खोखला साबित हुआ आपका। मणिपुर में जो घटना हुई पूरा देश शर्मसार हुआ, समझे आप कहते हैं विश्वगुरु, ऐसे विश्वगुरु नंगा नाच करा के विश्वगुरु बनेंगे? विश्वगुरु ऐसे तो नहीं बना जा सकता। तो ये कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, और भाजपा के चाल चलित चेहरा उजागर हो गया है, लेकिन जनता न जागे तो उसको कौन जगाए? हम लोग तो पानी छिड़क के जगाते हैं, उसके बाद हाथ हिला हिला के जगा रहे हैं। अगर न जागे तो उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी क्यों साइलेंट है इस मणिपुर पे? मैं ये जानना चाहूंगा स्पेशली। आप ये बताइए, अगर मोदी जी इतने भावनात्मक होते तो आपके माता पिता की हत्या हो रही हो, आपके बहन बेटियों की हत्या हो रही हो, आपके बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही हो, और आप विदेश में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, किसी का अगर बेटा मरता है तो पिता कहीं भी रहे तत्काल भाग के आता है। आप देश के अभिभावक हैं, आप 135 करोड़ जनता के अभिभावक हैं, आप कहाँ हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं विदेशों से नई टेक्नोलॉजी ला के इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मेरा वहाँ जाना मीनिंगलेस नहीं है, अर्थहीन नहीं है। आप ये बताइए, आपका घर जल जाए और आप वो ले आके क्या करेंगे? नई तकनीक। आपका बेटा मर जाए, आपका भाई मर जाए, आपकी बहन मर जाए, आपकी माँ मर जाए, और उसके बाद आप नई तकनीक लेके आ रहे हैं, क्या जिला देंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसी तकनीक ले आए हो कि भारत में कोई मरे हुए आदमी को जिंदा करवा दें, तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छी तकनीक ले आए हैं। वहाँ से फ्रांस से वो फोन करके दिल्ली की बाढ़ का हाल चाल ले रहे हैं। दिल्ली का बाढ़ का हाल चाल लेना ये राजनीतिक है, समझे आप, एक तरह का प्रोपगंडा है। मोदी जी की जिम्मेदारी है कि पहले अपने देश को संभालें, अपने देश के बेरोजगारी, अपने देश की बेबसी, लाचारी, भुखमरी को पहले देखें, वो अपने यहाँ को संभालें। वो विश्व के जाके जब कोई बात होती है भारत के, तो विश्व की बात करते हैं कि उस देश में ऐसा, उस देश में ऐसा। पहले तो आप अपने घर की बात देखिए, पहले भारतवर्ष की जनता को खुशहाल बनाइए, तब ने आप बाहर की बात करेंगे। सबसे बड़ी विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती कि मैंने यूसीसी प्रपोज करने जा रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड। राम मंदिर रेडी ही है ऑलमोस्ट, और 370 को स्क्रैप कर दिया गया है, हटा दिया गया वहाँ से। सबसे बड़े विकास को यही बताने कि तीनों ये जो मुद्दे हैं, प्राइम मुद्दे हैं, यही सबसे बड़ा विकास है। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे कितनी तुष्टिकरण है? इस पे कितना फेवरिज्म है? देखिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन भारत भिन्न भिन्न भाषाओं का देश है, भिन्न भिन्न पहनावों का देश है। मिजोरम में और आसाम में क्या बोला जाता है, कौन सी भाषा है, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अलग अलग, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हर तरह की भाषाई है यहाँ के लोग हैं। तो कानून बनाने में दिक्कत हुई कि वहाँ की भावनाओं को पहले समझें। कानून बनावें, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन नैतिकता से बनावें। एक देश से कानून होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए था। पहले समान शिक्षा का अधिकार लाए होते, जनता को जागरूक किए होते। अब ये बताइए, कहीं नागालैंड है, वहाँ की भाषा कुछ और है, वहाँ का पहनावा कुछ और है, आपके यहाँ का पहनावा कुछ और है। तो तुम्हारा है कि ये यूसीसी मुस्लिमों के विरोध में है, आपको अगर इस पे कुछ कहना चाहिए? देखिए, मुस्लिमों का विरोध पे है तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब ये मुसलमानों को या मुस्लिमों को सोचना चाहिए, ओवैसी जी को सोचना चाहिए, जिम्मेदार तो वो भी हैं, और जो मुसलमान हैं उनको भी सोचना चाहिए, देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। बसपा टिकट दे देगी तो उसमें वोट दे देंगे, सपा टिकट दे देगी उसमें वोट। एक तरफ जाना चाहिए ना, जो आपको सुरक्षा की बात कर रहा हो, जो आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा हो, तो उसको वोट करिए। लेकिन आप भी तो स्वार्थी हैं। मुसलमान इतना स्वार्थी हो गया कि 2 करोड़ रुपया लेके टिकट खरीदता है, चुनाव लड़ता हराने के लिए कि हम लड़ जाएंगे तो अगला हार जाएगा, हम जीतेंगे नहीं लेकिन हरवाएंगे। तो मुसलमानों को भी सोचना। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आके क्या भाषण देते हैं, बिहार में क्या देते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या देते हैं,
अब तो लोग कहने लगे हैं कि ये जो है भाजपा के एजेंट हो गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। तो उनको पहले समझाइए ना। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं ओवैसी जी से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों पे अगर अत्याचार आपको समझ आ रहा है और एक देश एक कानून अगर गलत लग रहा है तो पूरा देश वास्तव में विभिन्न तरह के पहनावे हैं, विभिन्न तरह के बोलचाल है, विभिन्न तरह के खान पान है, तो पहले वहाँ की राय लेनी चाहिए। तो पहले तो इन लोगों की सद्बुद्धि दें, इन लोगों को समझाएं आप लोग कि ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं। ये यूसीसी पे मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूँगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ पे अटैक किया जा रहा है, पर्सनल लॉ पे अटैक किया जा रहा है। और जो ऑलरेडी जो हिंदू जो मेजॉरिटी है उनके लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ एक समान रूप से ही उनका होता है। शादी विवाह की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, ये होती है। तब ये टारगेटेड तरीके से पेश किया जा रहा है। तमाम सारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, ये कह रहे हैं। इस पे आपकी राय में जानना। देखिए ऐसा कि अगर वास्तव में मुस्लिम भी देश की सही होती थी, नौबत नहीं आती। आप मदरसा खोल लेंगे, फर्जी मदरसा खोल लेंगे। आजमगढ़ जिले में कितने फर्जी मदरसा हैं, आप ये बताइए। उस पर गौर नहीं किए। यहाँ के डीएम, यहाँ के अल्पसंख्यक अधिकारी जिले के क्या कर रहे थे? तो कहीं न कहीं तो गलत है। जब जांच हुई है तो पता लगा कि आजमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा जो है मदरसे फर्जी पाए गए। तो एक देश एक कानून होना चाहिए, मुसलमानों के लिए भी एक देश एक कानून होना चाहिए। इसलिए कि आप 3 महिला रख लेंगे, 4 महिला रख लेंगे, उसके बाद तुरंत तलाक भी दे देंगे, तुरंत हलाला करवा देंगे, उसमें भी तो उनको तकलीफ होती, उन महिलाओं को नहीं तकलीफ होती। हिंदू में एक पत्नी है, अगर वो पत्नी जो है आप छोड़ रहे हैं तो तमाम बवाल है। कोर्ट आपको गुजारा भत्ता के लिए तत्काल का देती है। तो एक देश कानून होना चाहिए, लेकिन उसको उनकी भी राय लेनी चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड आप अपने आप बना लेंगे, अपने लिए आप कानून बनाएंगे। जब देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का संविधान और देश के संविधान की भावना के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल चलना जरूर पड़ेगा। आप 3 बीबी रखेंगे, 4 बीबी रखेंगे और उसमें से कहेंगे कि वो तलाक दे देंगे। आप सऊदी में रहेंगे, दुबई में रहेंगे, वहीं तलाक दे देंगे। ये कौन सा तमाशा है भाई? कौन सा? लेकिन डेटा तो ये बता रहा सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में डाइवोर्स्ड औरतें हैं। हाँ है, हिंदू धर्म में है, इसलिए कि हिंदू धर्म में पहले पंचायत होती थी, तमाम तरह की बातें होती थी। अब लोग पढ़ लिख के शिक्षित हुए तो महिलाएं भी अब अपने पति से तलाक ले रही हैं, डाइवर्स ले रही हैं। तो झंझट है, हिंदुओं में भी है, लेकिन हिंदू में थोड़ा सुरक्षा है। हिंदू में एक चीज़ की सुरक्षा कि हिंदू को गुजारा भत्ता, अगर नौकरी पेशे में तो गुजारा भत्ता तत्काल देना है। अगर किसान है तो उसके लिए थोड़ा देर में आता है फैसला कि वो अगर वो कह रहा कि हमारी खुदे कमाई नहीं, हम खुदे बेबस लाचार हैं, कहाँ से दें, तो थोड़ा समय लगता है। अच्छा, ये राम मंदिर पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर पे आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है। राम मंदिर से किसी के रोजगार की बात नहीं आती। यहाँ रोजगार की जरूरत सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में बेरोजगारी है। मुझे जहाँ तक आंकड़ा अभी बीच में पेश आया था कि जब से देश आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी इस समय है। तो बेरोजगारी पे तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, समान शिक्षा पे अधिकार देना चाहिए, चिकित्सा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। इस पे नहीं है, इस पे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है 2024 में बदलाव होगा आपके हिसाब से? देखिए, जब ये सारे विपक्षी दल एक होके सच्चे दिल से कार्य करेंगे, सच्चे दिल से चुनाव लड़ेंगे तो जरूर बदलाव होगा। देखिए, कभी कांग्रेस का लोग कहते थे कभी सूरत होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। कोई भी सरकार 10 साल से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। हमेशा सरकार बदलते रहना चाहिए, तभी वो जो है विकास होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो तानाशाही हो जाएगी, हिटलरशाही हो जाएगी। जो भी बैठेगा वो अपनी वाली चलाएगा, जनता की भावना को नहीं समझेगा, जनता की भावना को रौदेगा। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि यादव, बहुत सारे लोग जो एक्सट्रीमिज्म के शिकार हो रहे हैं, चरमपंथ के शिकार हो रहे हैं, भाजपा की तरफ मूव कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, यादव की केवल एक बात नहीं, मुसलमान भी हैं। मुसलमान जो अल्पसंख्यक आयोग में देख रहा हूँ सदस्य बन रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि यादवों पे आक्षेप लगाया जा रहा है। मेरा जी उस पर ध्यान दीजिए ना। स्वार्थपरक दुनिया हो गई। कोई ये नहीं कहता कि कुछ स्वार्थ कम करके समाज हित में काम करें। जो अभी आप यहाँ के एमएलए की बात कर रहे थे, अन्य एमएलए की बात कर रहे हैं, तो एमएलए लोग पहले स्वार्थ की बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं। आप बताते हैं कि वो
बड़े दिग्गज नेता थे, दिग्गज नेता लोगों ने क्या किया, यहाँ कोई फैक्ट्री लगवाया? ये लोग 20-20 साल से एमएलए रहे, मंत्री रहे, कोई फैक्ट्री लगवाए, कोई बड़ा उद्योग लगवाए? ये लोग केवल अपने विकास के, अपने प्राइवेट स्कूल, अपना वो फैक्ट्री खोले, स्कूल वाली फैक्ट्री, शिक्षा माफिया हुए, उसमें फीस बढ़ाए। आप बताइए बच्चों की फीस कितनी बढ़ गई है? एक बच्चे को बीएड कराने में 50,000 पहले लगता है और डी फार्मा कराने में 40-50 हजार ले रहे हैं। तो शिक्षा तो व्यवसायीकरण हो गया, शिक्षा का कहाँ रह गई वो शिक्षा? गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, गरीब गेहूं बेच के कैसे पढ़ाएगा? जो आप लोग कहते हैं कि गरीब का बच्चा गन्ना बेचेगा, गेहूं बेचेगा, सरसों बेचेगा, फीस किसी तरह जुटाता है और उसके बाद जो फीस बढ़ती जा रही है। तो जहाँ डीएम का बच्चा पढ़े वहीं जो है गरीब किसान का बच्चा पढ़े, तब समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जैसे आप इतना वोकल हैं, इतना वाकपटु हुए और एकदम खुल करके बोल रहे हैं, दिग्गज नेता जो हो जाते इसी तरीके से आप भी जाएंगे तो क्या आप भी इसी तरीके से? देखिए, सबकी आत्मा नहीं मरी है, कुछ लोगों की आत्मा जिंदा है। मैं अभी एक उदाहरण दे रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। देवरिया के एक स्वामीनाथ यादव जी हैं, पैदल चलते हैं और मोहन सिंह जी को हराए थे, निर्दल हराए थे। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे मोहन सिंह, उनको हराए थे। वो राज्यसभा रहे और दैनिक जागरण में लेख उनका आता था और कई बार एमपी रहे। तो ऐसा नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। यहाँ तो नेता आत्मा मार चुके हैं, भावना मार चुके हैं। ये गरीब जनता बेबस लाचार है। कभी जो है नेता लोग आते हैं कि हाँ भैया क्या हाल चाल है, कैसे है, या हम क्या सदन में जाकर उठाएं, सदन में ये जनता की आवाज उठाएं। हम वकील क्यों करते हैं? ये किसान वकील जब मुकदमा लड़ने जाता है किसान, तो वकील क्यों करता है? अच्छा वकील क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो मैं अपनी बात नहीं कह सकता वो जज साहब के सामने वकील साहब मेरी बात को तरतीब वाइज रखेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ के जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, कोई भी सदन में जनता की आवाज नहीं उठाई आज तक। अगर उठाए होते कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है और ये पूरी होनी चाहिए, तो 20 साल में कोई योजना सरकार बनाती या मजबूर करते, धरने पे बैठते उसी सदन के अंदर कि हम इतनी बार से आए, मैं संकल्प करके आया हूं कि ये फैक्ट्री मैं खुलवाऊंगा अपने क्षेत्र में। लेकिन ऐसा कोई नहीं किया। वो आप इन लोगों की बखान करते हैं। चमचागिरी करना बंद करिए, चापलूसी करना बंद करिए, नैतिकता की बात करिए। सबसे बड़ी बात है सच्चा, कुछ तो सच्चा बोलिए। हम 1000 किलोमीटर सच्चे नहीं, सही ढंग से नहीं चल सकते, लेकिन 100-200 किलोमीटर तो चल सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया वाले, हम लोग इस तरीके की बातें नहीं करते। ये मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की मीडिया है, वो कम्प्लीटली मोदी जी का नियंत्रण में। देखिए, जितनी मीडिया है वो बिकाऊ हो गई। जो आप बता रहे हैं नेशनल मीडिया, वो अर्दम में आ गई है। वो आपको मालूम होगा कि वो लोग पैसा लेते हैं, सरकार उनको पैसा देती है एडवर्टाइज का और तमाम तरह से पैसा लेती है, तो वो लोग बिक चुके हैं। और हम नहीं, पूरा देश कह रहा है। तो जो चैनल वाले हैं अगर वो सही होते, ये जो है चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बाद जो है आपका चौथा स्तंभ है, ये जनता की आवाज उठाता है और मजबूर करता है सरकार को कि सरकार झुक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, चूंकि वो स्वयं बिक गए हैं। और इसलिए बिक गए हैं कि उनके ऊपर भी होता कि आपके यहाँ ईडी छापा हो जाएगा, सीबीआई, जिसको यही सरकार कहती थी कांग्रेस के जमाने में कि सीबीआई और ईडी पिंजड़े के तोते हैं। और आज वही उनको पिंजड़े के तोते के साथ साथ गुलाम बना लिया है कि जो कहेगी वही करेंगे। आप ये बताइए, जितने भ्रष्टाचारी, यही मोदी जी कहते थे कि देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनकी संपत्ति जब्त होगा, उनको जेल भेजेंगे। महाराष्ट्र में क्या हुआ? जिनके ऊपर अब 3 दिन पहले मोदी जी अंगुली पे गिनती गिनाए कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल भेजूंगा। पश्चिम बंगाल में जितना भ्रष्टाचारी नेता थे उनको अपने पार्टी में मिला लिए। पार्टी में ही नहीं मिलाए, उनको मंत्री पद भी नवाजे, उनको उप मुख्यमंत्री पद भी दिया जा रहा। तो ये कैसी नैतिकता है? मोदी जी की पोल खुल चुकी है। मोदी जी जो ईमानदारी की बात करते थे, हम लोग ईमानदार समझते थे कि मोदी जी ईमानदार हैं, लेकिन मोदी जी इस समय सबसे बड़े बेईमान घोषित हो रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों को अपने हाथ, तो भ्रष्टाचारियों का आप मसीहा हुए। सभी भ्रष्टाचारियों जो आपके पास आ जा रहा है उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जा रहा है। कौन सा गंगा जल आप रखे हैं कि उसमें धुल जा रहे हैं वो लोग? कौन सी मशीन लाए हैं? कौन सी वॉशिंग जो पाउडर ले आए हैं कि उससे वो लोग एकदम साफ सुथरे हो जा रहे हैं? पहली बात कि उनको जेल भेजना चाहिए था, और अगर आप ले रहे थे तो उनको बाहर रखना चाहिए था। अगर उनकी जान बकस रहे हैं यार, तो उनको बाहर मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आप मंत्रिमंडल में ले रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बीजेपी भी भ्रष्ट सरकार है, आपके पूरी बातों से निकल रहा है। भ्रष्ट सरकार वर्तमान में दिखाई दे रही, नजरों के सामने, जो हम अपनी आंख से देख रहे हैं। हम मोदी जी को बहुत अच्छा मान रहे थे, योगी जी को बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन मोदी जी जो किए हैं इससे पूरा देश स्तब्ध है कि ये क्या हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री, ये गली कूचे के लोग नहीं हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इनकी बातों का जो है जनता विश्वास करती है। यही मोदी जी कोरोना काल में ताली बजवाए, थाली बजवाए,
बत्ती जलवाए, दिया जलवाए, लोगों ने तो जलाया, लोगों ने जलाया, विश्वास किया था ना। तो अब वही जनता जो है ये कह रही कि भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, जिनको इन्होंने उंगली पे गिनाया था ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल भेजेंगे, इनकी संपत्ति जब्त करेंगे। तो कहाँ हो रहा है? इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, तो कहाँ ये सब हो रहा? बुलडोजर की राजनीति से सहमत है कि नहीं आप? ये मैं बुलडोजर की सहमति तो मैं नहीं हूं, लेकिन कहीं कहीं अति आवश्यक हो जाता है, सरकार मजबूर हो जाती है। न्यायालय 25 साल में 30 साल में निर्णय दे रहा है, न्यायालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जो अपराधी हैं वो अपराध जगह से इतना पैसा लूट ले रहे हैं, जनता को रौद दे रहे हैं, जनता की जमीनों को हड़प ले रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को एक फोन पे मंगा लेते हैं। नहीं तो कल जिंदा नहीं रहोगे, कल का सूरज नहीं देखोगे। उनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, जितने बड़े अपराधी हैं इनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, इनको जो है इनकी संपत्ति जब्त करना। जौनपुर के धनंजय सिंह पे भी चलना चाहिए। जौनपुर पे ही नहीं, धनंजय सिंह एक उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर में केवल धनंजय सिंह नहीं है, ब्रजेश सिंह जी भी हैं, समझे आप? धनंजय सिंह से बड़े ब्रजेश सिंह जी हैं, होना चाहिए, उन पे भी बुलडोज होना चाहिए। जात पात छोड़कर, यादव, पंडित, ठाकुर, मुसलमान छोड़कर सब पे जितने भी गुंडे अपराधी जगत के हैं और जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर वो बनाया है, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। तब जनता जो है थोड़ा राहत की सांस लेगी। ये जो चैनल ले रहे हैं, आप लेके आए हैं, आप यहाँ लेके नहीं आते, समझे आप यहाँ ये आवाज भी नहीं बुलंद कर पाते। डीएम एसपी आप बताते हैं, जिलाधिकारी महोदय गांव गांव का दौरा किए कभी? जिले पर केवल बैठे। एसपी महोदय कभी क्षेत्र का दौरा करें? नहीं करते। जब कोई मर्डर हो जाता तो सारा अमला आ जाता है और उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता। आपको सरकारी सुविधाएं हैं, आपको AK-56 राइफल लेके एक रखाने वाला है, AK-47 लेके रखाने वाला है, आपको सरकारी सुविधा मिली है, तो आप क्यों नहीं अपने जिले का दौरा करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन दौरा करना चाहिए, जनता के नब्ज को पूछना चाहिए। किसी गरीब जनता को या सड़क पर चलते हुए आदमी को रोक के पूछना चाहिए कि हम यहाँ के जिलाधिकारी हैं, ये न बताइए कि मैं यहाँ का कोई जिम्मेदार अधिकारी हूँ और यहाँ जो क्या चल रहा, तो वो जनता बताएगी कि हमको ये परेशानी, तब नहीं आप दूर करेंगे। आप केवल वहाँ बंगले में बैठे रहेंगे, आप अपने कार्यालय आएंगे, आपका जो है अर्दली और जो है पेशकार जो बताएगा या जो आपका वैयक्तिक सहायक बताएगा वही आप चलाएंगे। ये बहुत आप ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें बदलाव हो पाएगा? ये तो इंडिया की जड़ी हुई एक चीजें हैं, बहुत जड़ी हुई चीजें हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सरकार में ये होती ही रहती हैं। इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। आप ये बता दीजिए कि आप जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, आप जनता के टैक्स से वेतन पाते हैं, चाहे दरोगा हो, चाहे लेखपाल हो और चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीएम एसपी हो। तो अगर आप जनता के नौकर हैं तो जनता अगर फटी धोती में जा रहा है, फटे चप्पल में जा रहा है, उसके गाल पिचके हुए हैं, वो गरीबी बेबसी लाचारी का शिकार है, वो कहता हुजूर सरकार हमको ये परेशानी है, तो आपको कुर्सी से खड़े होकर कहना चाहिए आइए श्रीमान जी आपका क्या कष्ट है, क्या मैं क्या आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। कभी कोई किया अधिकारी? आज तक वो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। तो ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? आप बताइए, कोई अधिकारी आज तक, कोई अधिकारी यहाँ तक दरोगा कभी खड़ा नहीं हुआ होगा कि आप मेरे यहाँ आए हैं, कैसे आए, क्या परेशानी है। जब जनता के नौकर हो, आप मानते हो जनता के टैक्स से आपको वेतन मिलता है, उससे आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उस जनता की आवाज को? अच्छा, आप मानते समाजवादी सरकार में ये व्यवस्था ठीक ठाक थी? समाजवादी सरकार में भी होना चाहिए था। अगर कोई भी सरकार हो, मैं समाजवादी सरकार पे क्यों, जो वर्तमान में सरकार है, समाजवादी सरकार को लोग कहते थे, यही सरकार जो वर्तमान में, ये कहते थे गुंडों की सरकार है, अताताइयों की सरकार है, जातिवादियों की सरकार है, परिवारवादी की सरकार है। आज वो सरकारें क्यों नहीं चेत रही हैं कि आज क्या हो रहा है? क्यों उस जात के गुंडे को बचा रहे हैं जिनका आप अभी नाम ले रहे थे? वो भी गुंडे बदमाश हैं, उनके ऊपर भी तमाम केस हैं, उनके यहाँ भी जो बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी भी संपत्ति जब्त करना चाहिए। तो ये दोहरा चाल चरित्र क्यों हो रहा? प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा हैं, बाबा को क्या जरूरत है जो है ये पक्षपात कर रहे हैं? जब आप योगी हैं, संत हैं, तो आपके लिए पूरी जनता एक तरह के सबको आप आशीर्वाद देते थे और आप जो है संत से आ गए राजभोग में। लोग राजभोग छोड़ के जो संत की तरफ जाते थे, लेकिन ठीक है आप आ गए तो अत्याचार अन्याय को आप खत्म करिए ना, आप उस लिए आए हैं। योगी जी को आप पदार्थवादी दुनिया से बिलोंग करते हैं आप? एकदम। अब तो योगी जी जो है, देखिए राजनीति में जो भी आ जाता है वो साम दाम दंड भेद सब कुछ जानता है और हर चाल चलता है, वो उस पर हम नहीं ज़्यादा कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को या योगी जी को जो समाजवादी विचारधारा है,
गरीब जनता की आवाज़ थानेदार सुने, तहसीलदार खड़े होकर, जब जनता के नौकर है, जनता के सेवक हैं, डीएम एसपी हुए और ये एमएलए हुए, जितने जो है, जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, इनको जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। लेकिन हमारी जनता में भी कुछ कमी है कि हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती रहती, वो पूछती नहीं कि श्रीमान जी मैंने आपको वोट दिया, मैंने आपको जिताया, तो हमारे क्षेत्र में कौन सा विकास कर रहे हैं। आप कितनी बार सदन में बोले, आप कितनी बार यहाँ की समस्याओं के बारे में आवाज उठाए, ये नहीं बोलते हैं। और जैसे मैं अधिकारियों के बारे में बोला कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ के सीओ कभी गांव में आए, पूछे जनता से क्या परेशानी है, या यहाँ के एसडीएम साहब कभी क्षेत्र में जाते हैं? नहीं जाते। ये तो शासन का इशू है, शासन टाइट रहेगा तो प्रशासन टाइट ही रहेगा। शासन, आप बताते हैं ना कि शासन बड़ा अच्छा चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है? धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। केवल मीडिया के द्वारा और पेपर के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका 10% अगर काम हो गया होता तो जनता खुशहाल हो जाती है। हम सरकार बदलने के पक्ष में नहीं है। सरकार किसी को हो, जन कल्याणकारी हो, गरीबों की बात सुने, जनता की बात सुने, जनता किसानों की बात सुने। सबसे बड़ी बात है उनके फसलों का सही मूल्यांकन करे और उनको खुशहाली लावे देश में, तब जाके। और 2024 में नरेंद्र मोदी या विपक्ष? देखिए, विपक्ष में भी जो अच्छा नेता हो आए, बदलाव आए। नरेंद्र मोदी कोई हमको दौड़ा के मार नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी आए थे तो विश्वास दिला के आए थे कि मेरी सरकार आएगी तो देश में खुशहाली होगी, विदेशों में जो काला धन है मैं वापस लाऊंगा, सबको 15-15 लाख जो सबके खाते में जाएगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। आज 9 साल हो गया, 18 करोड़ जनता बेरोजगारों को रोजगार मिल गया होता। लेकिन कहाँ हुआ? अगर वो बेरोजगारों को रोजगार मिलता तो ये किसान के बेटे हैं, किसान में भी खुशहाली आती। आप खाद का दाम बढ़ा रहे हैं, तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, डबल टैक्स वसूल रहे हैं। पहले कहते थे कि 1 टैक्स होगा, अब डबल टैक्स ले रहे हैं आप। तो ये टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? उसका जवाब कोई देता नहीं। उसका भी तो जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री इस पे बात नहीं करते, मन की बात करते हैं लेकिन जनता की बात नहीं करते, जनता के दुख दर्द की बात नहीं करते। बस केवल कह दिए कि मुझे बड़ा दुख है, 135 करोड़ जनता शर्मसार है जो मणिपुर की घटना हुई। ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये सब लोग कह लेते हैं। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री। ऐसी घटनाओं पे वो लोग इस्तीफा दे देते थे, उनकी आत्मा कराह जाती थी। और यहाँ इतने बेशर्म लोग हो गए हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, न वो दे रहा है न ले पा रहे हैं। और अगर कोई आदमी कोई चीज़ नहीं संभाल पा रहा है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत बड़ा गहरी चाल हो रही है। उस पर जब तक जनता जागेगी नहीं तब तक बदलाव मुश्किल है। और हमारे जो विपक्ष के नेता है ये भी साफ दिल से अगर समाज में अलख जगाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता के विचारों से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कुछ बोलें और वहाँ कुछ जाके करें, तो अंतर होगा। अगर अखिलेश जी भी अगर जो बोले थे अगर उस पर चले होते तो उनका जो है ग्राफ बढ़ा होता, लेकिन वो कर नहीं पाए। समझे आप पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो कोई बड़ी योजना लाना चाहिए था यहाँ। वो बड़ी योजना लाके यहाँ के किसानों को, पिछड़े वर्गों को खुशहाल करना चाहिए था, तब नहीं आप करेंगे। तो वो चीज़ नहीं कर पाते ये लोग। जब सरकार में रहेंगे तो ढुलमुल अपनाएंगे, जब सरकार से बाहर आएंगे तो चिल्लाएंगे। यही विपक्ष भी करता था, यही सत्ता पक्ष भी आज कर रहा है। जो ये लोग विपक्ष में थे कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो ये लोग जेल में होंगे। कौन जेल में भेजा गया आज तक बता दीजिए? न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, न स्वर्गीय मुलायम सिंह जी गए, न अखिलेश यादव गए, न मायावती जी गई, और इनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि 9 साल हो गया, तो अगर अखिलेश जी भ्रष्टाचार में लिप्त थे या मायावती जी भ्रष्टाचार में लिप्त थी तो इनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं की, इनको जेल क्यों नहीं भेजे? अगर नहीं भेजे तो इसके मतलब आप गलत थे, आप झूठा आरोप लगाए थे। और अगर गलत थे तो आप भेजे क्यों नहीं? और नहीं भेजे तो ये लोग साफ सुथरे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने आके जवाब देना चाहिए।